रहन सहन का स्तर। डॉक्टर अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन का रहन सहन बड़ा ही सरल एवं मितव्ययी था। वे धनाभाव के कारण अत्यंत साधारण स्तर के व्यक्ति रहे। बचपन तो उनका आर्थिक कठिनाइयों में बीता ही, किशोर अवस्था में भी उनको कोई विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। अपने विवाह तक उन्होंने चाल पड़ल बॉम्बे में एक कमरे में अपना जीवन निर्वाह किया। उसी कमरे में घर परिवार का सामान, बकरी तथा अन्य सदस्य रहते थे। स्थानाभाव के कारण वे जमीन पर ही एक रजाई पर सोया करते थे। सर की ओर चक्की और पैर की ओर बकरी सटी रहती थी। मिट्टी के तेल की टिमटिमाती लैंप की रोशनी में ही पढ़ा करते थे। बाद में जब उसी क्षेत्र में 2 कमरे वाला भाग उनके पिताजी ने किराए पर लिया, तब एक में घर परिवार का सामान और दूसरे में डॉक्टर साहब का अध्ययन कक्ष बनाया गया, ताकि वे घर की भीड़-भाड़ से अलग रहकर विध्ययन कर सकें। जब वे सेंट सोम कॉलेज में प्रोफेसर बने, तब भी वे डेवलपमेंट बोर्ड की उसी चाल में रहते थे, जहां उनके पिता रहते थे। और जब वे बैरिस्टर होकर आए तथा हाई कोर्ट में वकालत करने लगे, तब भी वे परिवार सहित उसी में गुजारा करते थे। जो रुपए वे जर्मनी से बचाकर लाए थे, वो सब खर्च हो गए थे। वकालत से आमदनी प्रारंभ में तनिक भी नहीं थी। वे किसी से कर्ज भी लेना नहीं चाहते थे, इसलिए कोई नया मकान लेने में असमर्थ थे। जिस चाल में वे रहते थे, वहां किसी विद्वान बैरिस्टर के रहने के लायक निवास स्थान नहीं था। वे तो कुलियों, मिल मजदूरों आदि श्रमजीवियों के रहने योग्य जगह थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने वहीं रहने में अपनी प्रतिष्ठा समझी। उस जगह रहने में वे प्रसन्न थे, क्योंकि वहां हजारों श्रमजीवी मील मजदूरों से उनकी मुलाकात होती थी और वह उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से अवगत होते रहते थे। साथ ही वहां हजारों मजदूरों से उनका परिचय होता गया और बाद में वे उनके मजदूर नेता भी बने। उनकी समस्याओं को लेकर उनका सफल नेतृत्व किया तथा निष्कपट होकर उनका मार्गदर्शन किया। अमेरिका और लंदन में भी उनका रहन सहन साधारण था। हालांकि उन्हें साफ सुथरा तथा अच्छी तरह रहने का शौक हो गया था। अमेरिका में खर्चीले स्थान पर न रहकर मात्र साधारण विद्यार्थियों के साथ रहना उन्हें अधिक पसंद था, क्योंकि खर्च कम पड़ता था। उधर लंदन में भी एक महिला के यहाँ अपने भारतीय साथी के साथ एक ही कमरे में वे रहा करते थे, ताकि खर्च अधिक न पड़े। इस प्रकार विद्यार्थी जीवन में उनका रहन सहन बड़ा ही सादा था। धनाभाव के होते हुए भी वह विचारों में धनी थे। प्रारंभ में वह अपने सभी कपड़े स्वयं साफ किया करते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य बड़ा ही अच्छा बना रहता था। कालांतर में डॉक्टर अंबेडकर ने धनार्जन किया और सन 1935-1936 के बीच बॉम्बे की दादर कॉलोनी में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया, जिसका नाम उन्होंने राजगृह रखा। अपने भवन का निर्माण करके उन्होंने अपनी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, जो उनके पूर्वज नहीं कर सके थे। यह भवन उनकी खून पसीने की कमाई तथा परिश्रम और अपनी धर्मपत्नी के सहयोग से बनाकर दिखाया था। उन्होंने अपनी संतान तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया, ताकि वे यह कह सकें कि वे धनी एवं सुशिक्षित माता-पिता की संतान हैं। स्वयं ने कितनी ही कठिनाइयों का सामना किया हो, पर उन्हें अपनी संतान की सुख सुविधा का पूरा ध्यान था। डॉक्टर अंबेडकर के राजगृह को देखकर यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस भव्य भवन का निर्माण नक्शा निवीसी विद्वान बैरिस्टर के ही मस्तिष्क की उपज है। कहाँ एक प्रोफेसर बैरिस्टर नेता और कहाँ एक भवन की नक्शा निवीसी में सुरुचि का इतना बड़ा परिचय देने वाला इंजीनियर अंबेडकर। उन्होंने अपने ही ढंग से भवन का निर्माण करवाया। प्रत्येक सुख सुविधा की दृष्टि से भवन का निर्माण किया गया था। भवन का विशेष आकर्षण यह है कि वह विशाल ग्रंथागार है। इसी दृष्टि से उन्होंने इस भवन को बनवाया था और निश्चित रूप से उसे उन्होंने एक बहुत बड़ी होम लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया। जब उनके भारतीय तथा यूरोपियन विद्वान मित्र उस ग्रंथागार का अवलोकन करते थे, तब वे आश्चर्यचकित हो जाते थे। यहाँ तक कि एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय ने भीमराव के ग्रंथ संग्रह के लिए 2 लाख रुपए का प्रलोभन दिया और उसे खरीदना चाहा, पर डॉक्टर साहब ने किसी भी मूल्य पर अपने दुर्लभ ग्रंथ संग्रह को बेचने से इनकार कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का राजगृह बाहर रूप से तो बड़ा आकर्षक है ही, पर अंदर जाने से पता लगता है कि उसमें ज्ञान भंडार भी है, जिसे देखकर सभी स्त्री पुरुष अभिभूत हो जाते थे। भवन निर्माण में बाबा साहब की बड़ी रुचि थी। जब नई दिल्ली में अंबेडकर भवन का निर्माण हो रहा था, तब यह प्रश्न उठा कि लैट्रिन किस प्रकार की हो। कुछ लोग चाहते थे कि साधारण रूप में बनवा दी जाए, पर बाबा साहब ने उसे अंग्रेजी ढंग की बनवाया,
क्योंकि भवन में विदेशी लोगों के लिए अंग्रेजी ढंग के ही शौचालय होने चाहिए। उनका विचार था कि भवन बार-बार तो बनाए नहीं जाते, इसलिए जहाँ तक हो उसे बढ़िया बनाया जाना चाहिए। इस रुचि की अभिव्यक्ति हमें उनके राजगृह भवन के भव्य निर्माण में मिलती है। भवन निर्माण के संबंध में उन्होंने थॉमस जेफरसन के समान कई पुस्तकों को खरीदा और अध्ययन भी किया, ताकि आधुनिक ढंग से भवन में विभिन्न प्रकार की डिजाइनों का प्रदर्शन संभव बनाया जा सके। भवन निर्माण के समय यदि उनके मन में किसी हिस्से को परिवर्तित करने की बात आती, तो वह उसे तुड़वाकर पुनः इच्छा अनुसार बनवाते थे। ऐसा कई बार हुआ, इसलिए उनके एक मित्र ने कहा कि अच्छा हुआ उनका राजगृह दादर बॉम्बे बन ही गया, अन्यथा डॉक्टर साहब यदि निरंतर भवन की तोड़-फोड़ में लगे रहते, तो संभवतः आज तक उसकी छत नहीं पट पाती। राजगृह में उनका रहन-सहन पहले से कहीं अच्छा था। चाल से वे सारे परिवार को वहीं ले आए थे। जब वे वाइसराय की कार्यकारिणी में लेबर मेंबर बनाए गए, तब वे सन 1942 में नई दिल्ली आए और अपना निवास स्थान भारत की राजधानी को बनाया। उन्हें ऐसा सरकारी निवास स्थान मिला जिसमें ढेर सारे कमरे तथा खुला हरा-भरा मैदान था। वे चाहते थे कि उनका निवास स्थान हरियाली से घिरा हो। कभी-कभी वे सारे बगीचे का निरीक्षण किया करते थे, क्योंकि उन्हें हरियाली देखकर आत्मतृप्ति होती थी। यह भवन भी एक ग्रंथागार बन गया था। उसके प्रत्येक कमरे में पुस्तकों का ढेर लगा रहता था। एक कमरे में वे आराम आदि किया करते थे। उनकी मेजों पर अलग-अलग पुस्तकों के लिखने के कार्य चलते रहते थे, कभी एक मेज पर और कभी दूसरी पर। उनका यह पढ़ना लिखना निरंतर चलता रहता था। यहाँ उनके शाही ठाठ हो गए, क्योंकि सरकारी निवास स्थान था, वहाँ सब प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त थी। नौकर चाकर भी थे। एक समय था जब वे घर का कामकाज संभालने में हाथ बटाते थे, और एक समय ऐसा भी आया कि उनके इर्द गिर्द नौकर चाकर चक्कर लगाते थे। भीमराव के प्रारंभिक जीवन के रहन सहन के बाद के जीवन के रहन सहन में बड़ा अंतर हो गया। प्रारंभ में धनाभाव के कारण वे अत्यंत साधारण स्तर के व्यक्ति रहे, परंतु नई दिल्ली के जीवन के रहन सहन को देखकर यह पता लगाना कठिन था कि यह व्यक्ति निर्धन रहा होगा अथवा जीवन के कटु अनुभवों तथा थपेड़ों का सामना किया होगा। बॉम्बे के स्थान पर दिल्ली ही उनका स्थायी निवास हो गया था। आरंभ में वे सरकारी निवास वेस्टर्न कोर्ट के कमरे में रहा करते थे और बाद में वे हार्डिंग एवेन्यू में आकर रहने लगे। यह तो सभी जानते थे कि भीमराव एक अछूत हैं। कुछ लोग जब किसी कामवश आते तो सोचते रहते थे कि वे एक अछूत हैं, मामूली ढंग से रहा करते होंगे, पर आकर जब उनके जीवन स्तर को देखते तब वे यह भूल जाते थे कि वे अछूत हैं। एक अछूत इतने ठाट बाट से रहे, यह उस समय संभव नहीं लगता था। एक विरोधाभास प्रतीत होता था कि एक ओर वह साधनहीन गरीबों एवं शोषितों की वकालत करते थे और दूसरी ओर वेशभूषा रहन सहन आदि से आईसीएस अफसर तथा बहुत धनीमानी व्यक्ति लगते थे। लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि वे सदैव अपने आप को गरीबों के साथ जोड़ते रहे। भले ही वे भव्य भवनों में रहने लगे थे, पर उनके जीवन का उद्देश्य दलितों का उत्थान करना था। एक अछूत होने के नाते उनका लक्ष्य वहीं केंद्रित था जहां किसी महापुरुष का होना चाहिए। जब से वे वायसराय की कार्यकारिणी के श्रम सदस्य बने, तब से भारत के प्रथम कानून मंत्री बने रहने तक वे बड़े ही ठाट बाट से रहे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके रहन सहन पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। सारा कामकाज नौकर ही करते थे। बगीचे का माली भी था। जीवन के अंतिम दिनों में जब वे अलीपुर रोड आकर रहने लगे थे, वह कोठी भी विशाल थी। 20 कमरे उसमें थे। सर्वेंट्स क्वार्टर्स अलग थे। भयानक रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी वे कभी अस्पतालों में नहीं गए। बड़े से बड़े डॉक्टर और हकीम उन्हें उनके ही निवास स्थान पर देखने आते थे। उनके पास अपनी 2 निजी कारें थीं, जिनका प्रयोग वे अधिकतर दलितों की सेवा में किया करते थे। संक्षेप में, मंत्री न रहने पर भी उनके रहन सहन का स्तर बड़े ही अच्छे ढंग का रहा और धनाभाव जैसी स्थिति अब उनके सामने नहीं रही, क्योंकि आय के विभिन्न स्रोत पेंशन, वकालत, पुस्तकों की रॉयल्टी बन गए थे।